सभी को मेरा पालागन। मैं अतुल चतुर्वेदी, फिरोजाबाद निवासी, अपने YouTube चैनल आवर हेरिटेज की चतुर्वेदी हेरिटेज श्रृंखला का अगला भाग लेकर आज आपके सामने प्रस्तुत हूं। पिछले एपिसोड्स में हम लोग चतुर्वेदी समुदाय या माथुर ब्राह्मण समुदाय या माथुर चतुर्वेदी ब्राह्मण समुदाय के विषय में काफी चर्चाएं कर चुके हैं। हम लोग ये बातें कर चुके हैं कि किस प्रकार से चतुर्वेदी समुदाय के लोगों का या ब्राह्मण लोगों का मध्य यूरोप से सेंट्रल एशिया और उन इलाकों का एक जो मूवमेंट है वो सब होने के बाद अल्टीमेटली कैस्पियन सागर, क्षीर सागर से हमने माना है कि वहां से हमारी जानकारी के हिसाब से ये लोग निकल के आर्य लोग आते हैं और इस भूखंड को, जिसको हम लोग भारतवर्ष के नाम से आज जानते हैं, यहां पर आके मथुरा नगरी में निवास ओरिजिनली शुरू करते हैं, जिससे इस समुदाय को माथुर ब्राह्मण या माथुर चतुर्वेदी समुदाय के रूप में जाना गया। ऋषि मुनियों से, उनकी संततियों के या उनके स्टूडेंट्स कहें, उनके छात्र कहें, उनके समुदाय के लोग कहें, उस सबसे गोत्रों का निर्धारण हुआ और आगे चल के उनमें और विभाजन जब होता है तो अन्न बनते हैं। इस सब के विषय में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। हम लोग ये भी चर्चा कर चुके हैं कि कैसे प्राचीन काल, भागवत काल में भदावर क्षेत्र में जाते हैं, फिर वापस मथुरा भी कुछ लोग आ जाते हैं, फिर एक बार का मूवमेंट कन्नौज की तरफ है, जब महाराजा हर्षवर्धन के टाइम से उत्थान शुरू हुआ है और मथुरा की तरफ थोड़ा डाउनफॉल हुआ है, तो काफी लोग कन्नौज की तरफ भी गए हैं और उससे फिर आगे आगे अलग अलग जगहों पर गए हैं। ये ब्रह्म क्षत्रिय का रोल जब निभाते हैं अथवा किसी भी रोल में है आत्मसम्मान के लिए, किसी से भी लड़ने में, किसी से भी अपनी बात कहने में इनको गुरेज नहीं होता है। इसके तमाम उदाहरण बुचई सिंह जी का उदाहरण है, काजी मार पांडे वाला किस्सा है, मुगल पसारने वाला किस्सा है, फिरोजाबाद के दुर्गा प्रसाद जी का मुगल सेंटर की जो है शक्ति, उसी से लड़ जाने भिड़ जाने का किस्सा है। और ऐसे अनेकों किस्से होते रहे हैं जिनमें से बहुतों का जिक्र हमने किया है। 19वीं शताब्दी में जब मुगल शक्ति का धीमे धीमे डाउनफॉल होता है, अंग्रेजों का प्रभाव शुरू हो गया है, कलकत्ता सेंटर बन गया है, तो हम पिछले एपिसोड्स में चर्चा कर चुके हैं कि कैसे भदावर क्षेत्र के बहुत से लोग कलकत्ता जाते थे और अलग अलग किस्म के व्यापार करके उसमें नाम, यश, कीर्ति, पैसा तो कमा ही रहे थे, किंतु जो बंगाल में पुनर्जागरण हो रहा था उसके विचारों से भी अपने इस भदावर या मथुरा या आसपास के जो चतुर्वेदियों के इलाके थे वहां पर उन विचारों को भी वो फैला रहे थे, उन विचारों का भी आदान प्रदान हो रहा था। यहाँ पर भी एक तरह से कहें तो पुनर्जागरण कहें, नव जागरण कहें, प्रोग्रेस कहें, या ये कहें कि आगे बढ़ने की जो एक सातत्य चतुर्वेदी समुदाय में देखा गया है, उसमें एक कदम और आगे बढ़ रहे थे। आज हम अपनी चर्चा में इसी चतुर्वेदी समुदाय के संगठित होने के 19वीं और 20वीं सदी के कुछ उदाहरणों की चर्चा करेंगे। कुछ बातों की चर्चा, जैसे महिला मंडल के गठन की चर्चा, इन सब विषयों में पहले हम लोग कर चुके हैं। तो अब ऐसा था कि जैसा मैंने कहा कि कलकत्ते का जो ये असर आ रहा था, आधुनिकता का असर आ रहा था, तो एक तरफ तो क्या था कि जो चतुर्वेदियों के निवास स्थल थे उसमें चतुर्वेदी लोगों की जो इमारतें बन रही थी
उनमें किसी ना किसी तरीके से एक आधुनिकीकरण का, एक संपन्नता का हम लोगों को झलक दिखने लगी थी। मैंने आपसे भदावर क्षेत्र की इमारतों का जिक्र किया। एक इमारत का जिक्र और मैं करना चाहूंगा जो फिरोजाबाद में रीवा और उदयपुर के महाराजाओं के ट्यूटर रहे और उदयपुर स्टेट में कई पदों पर रहे, जिसकी चर्चा मैं आगे करूंगा, राय साहब पूरनमल जी, जिन्हें हम लोग उनके घर के लोगों ने सुना है कि मास्टर साहब या मास्टर बाबा के नाम से भी जाना जाता था। उन्होंने अपने रहने के लिए फिरोजाबाद में एक कोठी बनवाई जिसको पीली कोठी के नाम से जाना जाता है। जमींदारी का सिस्टम था तो उसमें एक बहुत बड़ा चबूतरा कह लीजिए, खुला हिस्सा कह लीजिए, जो है 4 दीवारी के अंदर, लेकिन बहुत बड़ा खुला हिस्सा है जहां बहुत सारे लोग बैठ सकते हैं। उसके दोनों तरफ बरामदे हैं, बरामदों से आप बाहर जो है देख सकते हैं और बरामदे में बैठ के आप बीच के जो बीच का खुला हिस्सा है उसमें भी आप भागीदारी कर सकते हैं। उसके अंदर जाके एक डबल सीलिंग की हाई रूफ का बहुत बड़ा हॉल है और उस हॉल में 3 तरफ ऐसे कह लीजिए दरवाजे या झांकने की खिड़की या झरोखे इस किस्म के हैं कि जब नीचे उस बड़े हॉल में लोग बैठ के कोई कार्यवाही हो रही हो, किसी सभा का संचालन हो रहा हो या किसी भी किस्म की गैदरिंग हो रही हो, तो जो घर की महिलाएं हैं वो ऊपर से उस सारे घटनाक्रम को देख सकती हैं और एक तरीके से सिंबॉलिक तरीके से उसकी भागीदार भी हो सकती है। उसके बाद उसके पीछे उसमें रिहायशी कमरे हैं और रिहायशी स्थल है, छत है। ऊपर उसमें सौर घड़ी लगी हुई है, सौर घड़ी बनी हुई है, बड़े कंगूरे, मोटी दीवारें और पीले रंग से पुती हुई पीली कोठी। एक इतना ह्यूज विशाल कंस्ट्रक्शन है जिसको देखते ही आपको एक शक्ति के प्रतीक के रूप में उस इमारत से झलकता है। आज जब 2020 में बात कर रहे हैं तो हो सकता है कि उस इमारत में बहुत सी विशेषताएं न लगें, लेकिन जब ये इमारत 1890 के दशक में बनी है और आसपास और इतना नजदीक कोई दूसरी चीज नहीं है तो अलग ऐसी चमकती रही होगी कि जिसकी आज हम कल्पना ही कर सकते हैं। एक तरफ बहुत बड़ा दरवाजा है जिससे बग्घी वगैरह घुस सकती हैं, तो दूसरी तरफ जो मेन दरवाजा है वो मोटे किवाड़ों का दरवाजा है जिसमें नुकीली चीजें निकली हुई हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जो इमारतों की झलक अलग अलग किस्म के आर्किटेक्चर की विद अ रॉयल टच, with a feudal touch and with an aesthetic sense, वो सारी चीजें इन इमारतों में हमको, चाहे वो भदावर क्षेत्र हो, चाहे चतुर्वेदियों के और स्थान हो, मथुरा हो अथवा फिरोजाबाद हो, देखने को मिलती है। हाँ, ये फर्क जरूर है कि जैसे मैंने बताया कि मथुरा में छोटी छोटी गलियों में ऊपर चढ़ के है क्योंकि वहां हमले होते रहे हैं, तो उसकी सुरक्षा का धीमे धीमे नोइंगली अननोइंगली एक आर्किटेक्चर में भी और पूरे सिटी प्लान में ये डेवलपमेंट हो गया होगा। चूंकि फिरोजाबाद वगैरह में आमतौर पे ऐसे हमलों की संभावना नहीं थी तो वो खुले में बनी हुई थी बिल्डिंग। भदावर क्षेत्र में आमतौर पे ऐसे हमले नहीं हो रहे हैं तो वो बिल्डिंगें जो है वो थोड़ा खुले में है। अब मैं वापस आके बात करता हूं, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि चतुर्वेदी लोगों में शिक्षा का इतना प्रचलन था और आधुनिक शिक्षा का भी कि आपको ये जान के गौरव भी होगा, ताज्जुब भी होगा कि चतुर्वेदी समुदाय के बहुत से स्थानों में, बहुत से मकानों में हमें लाइब्रेरी जरूर मिलती है। कहीं मकानों में है, कहीं पूरे समाज के लिए लाइब्रेरी है। फिरोजाबाद में फैमिली में प्राइवेट लाइब्रेरीज थी, बाद में सिटी में बनवाई गई लाइब्रेरी, उसमें योगदान दिया गया। होलीपुरा में लाइब्रेरी है, कायमगंज में बहुत बड़ी लाइब्रेरी है और बहुत से ऐसे स्थानों में भी लाइब्रेरी अवश्य रही होगी जहां का मैं जिक्र इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि अभी मेरे पास उसकी कोई ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन नहीं है। जैसे ही पता चलेगा वो भी बताऊंगा आगे। लाइब्रेरी के अलावा एक और चीज है कि चतुर्वेदियों ने कई स्थानों पर धर्मशाला बनवाई है। हम लोगों के काफी संपर्क की इटावा के शीतल बाबू थे,
उनके रिश्तेदारों की बाहा में धर्मशाला रामस्वरूप जी की या किनकी धर्मशाला थी, होलीपुरा में धर्मशाला है, फिरोजाबाद में चौबे कमलापत की धर्मशाला है, उन्होंने बनवाई थी। और भी चतुर्वेदियों के स्थानों में कानपुर में धर्मशाला का स्थान था, बाद में आधुनिक काल में जाके उसका धर्मशाला का पूरा कंस्ट्रक्शन हुआ है। आगरा में धर्मशाला थी और स्थानों में भी धर्मशालाओं का भी प्रचलन, धार्मिक कार्यों का, कुएं बनवाना, बावड़ी बनवाना। पीपली राजस्थान में जो चतुर्वेदियों की हथकांत के की इटावा वालों की वहां रिश्तेदारियां हैं और चतुर्वेदियों ने वहां कुएं बनवाए हैं, बावड़ियां बनवाई हैं। समय समय पर जैसी जानकारी उपलब्ध होती है मैं आपसे शेयर कर देता हूं। तो अब क्या था कि माथुर चतुर्वेदी समाज में पुनर्जागरण, एक तरीके से प्रोग्रेसिव एटीट्यूड शुरू से था, उसका सातत्य था, वो आगे बढ़ रहा था। मैंने आपसे जैसे जिक्र किया कि माथुर चतुर्वेदी समाज की पत्रिकाएं 19वीं सदी में डावा के ढूंढवार जी ने उसमें काफी दिन रोल निभाया, उसके बाद वो बंद हो गई। उसके बाद आगरा में चौबे बोर्डिंग के लोगों ने उस माथुर चतुर्वेदी समाज की पत्रिका का शुरू किया। उसके बाद एक मैंने आपसे और जिक्र किया था, राय साहब पूरनमल जी ने रीवा में पत्रिका की शुरुआत की। हो क्या रहा था कि अब इस 19वीं सदी में पुनर्जागरण के कारण, नवीन विचारों के कारण भारतीयों में अपने अतीत के प्रति और अपने एक राष्ट्र समाज के प्रति गौरव का भाव आना शुरू हो गया था। ये पुनर्जागरण का एक बड़ा असर था। समाज में संगठन सामने आने लगे थे, जैसे चतुर्वेदी एसोसिएशन, चतुर्वेदी का मिलाप, माथुर उन्नति सभा कलकत्ता, मैनपुरी फर्रुखाबाद में सभा का गठन। उसके अलावा एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, महासभा का जो आगे अभी मैं बताऊंगा कि महासभा का कैसे गठन होता है, तो उसकी शुरुआत में युवाओं का बड़ा उल्लेखनीय योगदान रहा है, और जिसमें एक आदमी, एक व्यक्ति युवा चतुर्वेदी विद्यार्थी सभा के संस्थापक सचिव चंद्रपुर मथुरा के प्यारे लाल जी, पुत्र राय बहादुर रामदास जी का था। प्यारे लाल जी बाद में संयुक्त प्रांत में मुंसिफ मजिस्ट्रेट हुए, सब जज हुए और बाद में बीकानेर राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए। कुछ चतुर्वेदी सज्जनों ने एक कॉन्फ्रेंस नाम की संस्था का 1890 के दशक में आरंभ किया था, जिसमें काफी बड़ा रोल दोबारा राय साहब पूरनमल जी, चौबे रामदास मिश्र जी चंदरपुर निवासी मथुरा प्रवासी, चौबे ब्रजवासी लाल जी मथुरा मैनपुरी, चौबे दम्मी लाल जी मिश्र मैनपुरी, मुन्ना लाल जी मिश्र मैनपुरी, राय साहब पूरनमल जी फिरोजाबाद जो उस समय उदयपुर में थे, राधे लाल पांडे जी होलीपुरा, मुकुंद लाल पांडे जी होलीपुरा आगरा, खड़गजीत मिश्र जी मैनपुरी आगरा। और इन सब लोगों ने जो एक चतुर्वेदी कॉन्फ्रेंस का या कॉन्फ्रेंस का अधिवेशन किया है 1896 दिसंबर 26, 27, 28 को, इसकी अध्यक्षता डिप्टी कलेक्टर राजा जयकिशन दास जी बटेश्वर मुरादाबाद वालों ने की, जो राजा परमानंद के पुत्र और सर जगदीश प्रसाद के पिताजी थे। इस कॉन्फ्रेंस की एक बड़ी खास बात यह थी, देखिए प्रोग्रेसिव विचार आपको सामने आने लगे। इसमें तय किया गया कि जो चतुर्वेदी युवा पढ़ाई करेंगे उनके लिए अंग्रेजी और संस्कृत की पढ़ाई अनिवार्य होनी चाहिए। चतुर्वेदी युवा पढ़ने जाएंगे दूसरे शहर में तो कैसे रहेंगे आगरा में, तो चतुर्वेदी बोर्डिंग बनना चाहिए, जिसके लिए 40,000 रुपए खर्चे का प्रावधान की बात हुई। एक महत्वपूर्ण बात यह हुई कि लड़की के विवाह की और लड़के के विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित की गई समाज की तरफ से। लड़की की 11 वर्ष है और लड़के की 16 वर्ष है कि इससे कम में शादी नहीं हो। आप आज के हिसाब से मत देखिए, 1890 के दशक की सोचिए।
इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो देखने में आती है, जिससे हिंदुस्तान के कई समाज आज भी लड़ रहे हैं, दहेज प्रथा तो चतुर्वेदियों में कभी थी ही नहीं, वो ये है कि चतुर्वेदी सभा, वो जो चतुर्वेदी कॉन्फ्रेंस है, वो एक समिति के गठन की बात करती है, जिसमें विवाह और मृत्यु कर्म में होने वाले अनावश्यक खर्चे पर रोक कैसे लगाई जाए, इसके उपायों की बात होगी। आप सोचिए 1890 के दशक में वो बात सोची जा रही है, जिससे आज तक भी भारतवर्ष के कई समाज पूरे तौर पर निजात नहीं पा पाए हैं। जैसा मैंने बताया कि चतुर्वेदी पत्रिका दुणवार जी के बाद 11 फरवरी 1895 को पत्रिका का प्रकाशन आगरा से शुरू हुआ, जिसमें आगरा के प्रकाशन में जो छात्र लोग थे, मुन्ना लाल मिश्र जी, प्यारे लाल जी, मनोहर दास पांडे जी, खरगजीत मिश्र आदि जी थे। इसका संपादन लोकमन दास मिश्र जी करते थे, जो कि उस समय हिंदी नॉर्मल स्कूल में आगरा में टीचर थे। इसके बाद रीवा से मास्टर साहब राय साहब पूरनमल जी ने चतुर्वेदी चंद्रिका शुरू करवाई। राय साहब पूरनमल जी ने उस समय जो एक हिंदुस्तान में 1780 में हिक्की के बाद से अखबार का प्रचलन चला था, तो उन्होंने अपने शिष्य राय साहब पूरनमल जी ने रीवा में अपने शिष्य लाल बलदेव सिंह जी के सहयोग से और प्रेरणा, उनको प्रेरित करके अपने संपादन में, उनके संपादन में अपने सहयोग से एक समाचार पत्र कहिए, जो पत्र कहिए भारत भ्राता नाम से निकलवाया। इसमें पूरनमल जी ने इंग्लैंड का इतिहास लिखा है, जो उनके लेख निकले हैं कई अंकों में। जापान का इतिहास लिखने वाले वो संभवतः पहले भारतीय थे। इसके अलावा जैसा मैंने बताया 15 मार्च 1920 में होते होते अब चतुर्वेदी महासभा का एक पंजीकृत संस्था का जन्म हो जाता है। माथुर चतुर्वेदी महासभा का पहला अधिवेशन मथुरा में श्री बैजनाथ जी की अध्यक्षता में हुआ। इसकी अध्यक्षता यद्यपि कोटा के दीवान बहादुर, जो बाद में सर की उपाधि से भी जिनको अलंकृत किया गया, इटावा के रघुनाथ दास जी को करनी थी, किंतु अपने किसी राजकाज की व्यवस्था के कारण वो ना आ सके। मैंने आपको बताया कि महासभा की शुरुआत में युवाओं का योगदान बहुत जबरदस्त है। अब ये जो मैं आपसे राय साहब पूरनमल जी की बात कर रहा हूं, इसमें एक बात और देखने पे आती है, जिसको आप आगे के एपिसोड्स में मैं और चर्चा करूंगा, कि चूंकि चतुर्वेदी माथुर चतुर्वेदी ब्राह्मणों का शिक्षण और शिक्षा में बड़ा गहरी अभिरुचि और योगदान रहा है, तो राय साहब पूरनमल जी बघेलखंड में रीवा राज्य के महाराजा को ट्यूटर नियुक्त होते हैं। उसके बाद 1895 में ये पूरनमल जी चले जाते हैं उदयपुर। पूरनमल जी जब रीवा में थे तो वहां पर आप ये समझ लीजिए कि इनको ज्योतिष, व्याकरण, संस्कृत, अंग्रेजी, इतिहास, इस सब का तो ज्ञान था ही। इनको खेल कूद का भी बहुत शौक था, तो बाउंडर्स, टेनिस, बैडमिंटन, ये सारे खेल में, और राइडिंग, ये सारे खेल ये खुद खिलवाते भी थे और खुद खेलते भी थे। और बड़ी बात यह है कि जब ये फिरोजाबाद आए तो यहाँ के युवाओं में भी इन्होंने ऐसे और खो खो आदि अन्य खेलों का, कि जिससे एक फिजिकल इम्यूनिटी बढ़े, जिसकी आज भी चर्चा हो रही है, और मानसिक विकास हो, इन सब के प्रति राय साहब पूरनमल जी बहुत सजग थे। अब जब ये उदयपुर पहुंच गए राय साहब पूरनमल जी 1895 में, तो उदयपुर में जो उस समय महाराज कुमार भूपाल सिंह थे, उनके शिक्षक नियुक्त होकर गए। 1898 में, 96-97 में ये चीफ मजिस्ट्रेट हो गए उदयपुर स्टेट के। 1898 में ये वहां सुपरिंटेंडेंट पुलिस भी हो गए उदयपुर स्टेट के, जो कि सीधे उदयपुर महाराणा के मातहत पद होता था। उसके बाद
महाराणा फतेह सिंह जी जो उदयपुर स्टेट के थे, उनके बड़े भाई बाबाजी गज सिंह थे, उनके कोई लड़का नहीं था, तो उन्होंने महाराणा होने के पहले फतेह सिंह जी को गोद लिया था। महाराजा फतेह सिंह अपने बड़े भाई का बहुत आदर करते थे और मास्टर साहब जो हैं उनकी बात कहीं टलती नहीं थी। उन सब लोगों के लिए कह लूं, उनके लिए उदयपुर के महाराणाओं की पूरा इतिहास की फेहरिस्त कह लीजिए, सिजरा कह लीजिए, ये चीजें राय साहब पूरनमल जी ने वहां पर इतिहास का पूरा उनका लेखन किया। जब अलग से इनके बारे में और लोगों के बारे में हम सीरीज बनाएंगे तो और बातें करेंगे। जैसे रीवा में इन्होंने राय साहब पूरनमल जी ने नागरिक विचारणी सभा की नींव डाली थी। अब बात इस चीज की है कि ये जो समय है 19वीं शताब्दी का, ये चतुर्वेदियों का एक सौभाग्य की बात है कि इस समय चाहे मैनपुरी हो, चाहे होलीपुरा हो, फिरोजाबाद हो, आगरा हो, मथुरा हो, चंद्रपुर हो और चतुर्वेदियों के स्थान हो, वहां पर ऐसे प्रबुद्ध लोग हमारे समाज में हो रहे थे जिन्होंने समाज को आगे बढ़ने की दिशा दिखाई। और उसमें जाने कितनों के नाम लिए जाए तो भी अनेकों के नाम छूट जाएंगे और जितनी जानकारी आती जाएगी वो नाम मैं आपसे शेयर करता जाऊंगा। तो जैसा मैंने आपको बताया कि चतुर्वेदी महासभा का गठन हो गया, फिर 1930 वाले अधिवेशन की बात प्रयाग वाले की मैं आपसे पहले कर चुका हूं। पिछले एपिसोड्स में मैंने आपसे जिक्र किया कि शिक्षण के मामले में, विद्युता के मामले में, जमींदारी के मामले में चतुर्वेदियों का, मातृ चतुर्वेदियों का रोल था, लेकिन साथ ही व्यापार के मामले में भी था। कलकत्ता जाके कैसे व्यापार किया, कानपुर, मिर्जापुर, बंबई और इन इलाकों में व्यापार की मैंने आपसे चर्चा की। अब ट्रेडिंग के बाद आज मैं आपसे चर्चा करूंगा इंडस्ट्री की। जब 20वीं शताब्दी के शुरुआत के पहले दशक में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने, जो कि हिंदुस्तान के एक निर्विवाद नेता के रूप में गोखले जी के बाद स्थापित हो चुके थे, स्वदेशी की बात करनी शुरू की। उनका कहना था स्वदेशी के बिना भारत मजबूत नहीं हो सकता। राजनीतिक बातें अलग थी, वो यहां हमारा विषय नहीं है। जब स्वदेशी की बात करनी शुरू की तो एक हुए हैं वार्ष्णेय जी। तो जो वार्ष्णेय जी थे उन्होंने तिलक जी से प्रेरणा लेके, ईश्वर दास वार्ष्णेय जी ने, जो अलीगढ़ सिकंदराबाद के थे, उन्होंने तिलक जी से 1907 में मुलाकात की सूरत की कांग्रेस में। और फिर जो ये स्वदेशी आंदोलन था जिसके लिए तिलक जी लोगों से एक एक पैसा इकट्ठा कर रहे थे कि इससे फंड बनेगा और स्वदेशी के कारखाने बनाए जाएंगे, तो वार्ष्णेय जी ने, तिलक जी ने एक पूना में तले गांव के पास पैसा फंड ग्लास वर्क्स करके एक कारखाना स्थापित किया जिसमें कांच का काम शुरू हुआ। अब इसका संबंध ऐसे चतुर्वेदी समुदाय से है कि मेरे बाबा हजारी लाल जी जो जमींदार थे, उनके सुपुत्र और जज साहब सुरेश चंद जी के छोटे भाई सुशील चंद जी, जो कि बीएससी एलएलबी थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, और जिन्होंने मेरठ में कुछ दिन जब वकालत की थी तो चौधरी चरण सिंह उनके साथ बैठे थे। तो इनको स्वदेशी से ऐसी प्रेरणा मिली और 1916 में जो लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ उसमें ये रिप्रेजेंटेटिव बन के गए। तो तिलक जी से इन सबसे प्रेरणा मिली तो इन्होंने कांच की इंडस्ट्री, जो फिरोजाबाद में अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कांच का काम हो रहा था, उसको ऑर्गेनाइज रूप में करने की सोचा, काम शुरू किया। जिस प्रकार से ऑर्गेनाइज सेक्टर में हिंदुस्तान में कांच के फादर ऑफ ग्लास इंडस्ट्री ईश्वर दास वार्ष्णेय जी को कहा जा सकता है, वैसे फिरोजाबाद में कांच के और चतुर्वेदी समुदाय में इंडस्ट्री चलाने में सबसे डोमिनेंट पर्सनैलिटीज में एक चौबे सुशील चंद जी हुए।
जिन्होंने शुरुआत की 1925 में हनुमान ग्लास वर्क्स, लक्ष्मी ग्लास वर्क्स और फिर न जाने कितने कारखाने। अब क्या है कि एक तरफ ये स्वदेशी वाले हैं, दूसरी तरफ अंग्रेज जो है वो स्वदेशी के पक्षधर नहीं है। तो अंग्रेजों ने इंडियन इंडस्ट्री पर तमाम तरीके के टैरिफ लगा दिए। तो एक टैरिफ बोर्ड का गठन होता है जिसमें काफी आंदोलन और विरोध करके इंडस्ट्रियलिस्ट के रूप में ये लोग रिप्रेजेंटेटिव बन के जाते हैं। उसकी रिपोर्ट ये मेरे पास है 1932 के इंडियन टैरिफ बोर्ड की। इसमें सुशील चंद जी इनके संग से, ये सुशील चंद जी थे इंडियन टैरिफ बोर्ड में, इनके साथ सेक्रेटरी थे बाबू गंगा प्रसाद जैन जो कि बाद में मध्य प्रदेश में IAS बने, और कानपुर के PD सिंघानिया जी साथ में थे जिनका बाद में हम लोग जानते हैं JK रेमंड्स वालों का कितना बड़ा उद्यम हुआ है, वो PD सिंघानिया जी। टैरिफ बोर्ड में अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी गई और इंडियन इंडस्ट्री पर टैरिफ कम करवा पाने में ये लोग सफल रहे। इधर क्या हो रहा था कि इंडस्ट्री चल रही है, उधर क्या था कि साथ में स्वतंत्रता आंदोलन में 2 जोड़ी कपड़े रखेंगे, खादी के कपड़े पहनेंगे, थे इंडस्ट्रियलिस्ट। गाड़ी है लेकिन पैदल चलेंगे, लोकल शहर में पैदल जाएंगे। इसके अतिरिक्त जितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी फिरोजाबाद में आते थे उनका हर तरह से साथ देना, मदद करना, खुल के, कोई चोरी छिपे नहीं। इसके कई उदाहरण हैं, जैसे संपूर्णानंद जी जो बाद में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने, वो संपूर्णानंद जी कारखाने हनुमान ग्लास वर्क्स में आके और फरारी के टाइम में उन्होंने अपना समय काटा है। उसका एक मजेदार किस्सा भी है कि रात को वो भट्टी पे सो रहे थे और जो ड्यूटी चेंज करने वाला फायरमैन था उसने चादर उठा के कहा कि चलो ड्यूटी करो अपनी। फिर मालूम पड़ा कि संपूर्णानंद जी हैं, तो उसने मतलब सॉरी फील किया। कैलाश नाथ काटजू जी, मदन मोहन मालवीय जी का आना था, न जाने कितने स्वतंत्रता संग्राम के लोग थे जिनका हनुमान ग्लास वर्क्स में आना था। यहां मेरा इस बात को कहने का मतलब यह है कि इंडस्ट्री चल रही है, हिंदुस्तान में कांच के क्षेत्र में नाम कर रही है, चतुर्वेदी समुदाय में एक अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट के रूप में है, एक अच्छा इंडस्ट्रियल ग्रुप है, लेकिन खुल के स्वतंत्रता संग्राम का साथ दिया जा रहा है। जब यहाँ के पालीवाल जी का घर कुर्क होने का नौबत आई और वो बंद थे, तो महात्मा गांधी जी ने सुशील चंद जी को चिट्ठी लिखवा के कहलवाया कि पालीवाल जी की कुर्की नहीं हो, उसके लिए आपको जुर्माना भरना है। तो सुशील चंद जी जुर्माना भरते हैं। मैं पहले ही जिक्र कर चुका हूं आपसे कि फिरोजाबाद में रमानंद चतुर्वेदी जी क्रांतिकारियों के लिए बम बना रहे थे। कहने का मतलब यह है कि इंडस्ट्री चल रही है, उसमें कांच बन रहा है, कांच के बर्तन बन रहे हैं, चूड़ी बन रही है, और बड़ा इंडस्ट्रियल ग्रुप एक हिंदुस्तान में जिस हिसाब से इंडस्ट्रियों की ग्रोथ हो रही थी 1920 के दशक में, 30 के दशक में, 40 के दशक में, तो समाज सेवा, स्वतंत्रता संग्राम और इंडस्ट्री, इन्हीं सुशील चंद जी या हनुमान ग्लास परिवार ने इटावा में भी इंडस्ट्री चलाई, जिसमें जज साहब सुरेश चंद जी यानी सुशील चंद जी के बड़े भाई और उनके लड़के प्रबोध चंद जी ने फैक्ट्री चलाई सुरेश ग्लास के नाम से। झींझक में कांच का कारखाना खोला गया जो कि इटावा कानपुर के बीच में स्थान है। कहने का मतलब यह है कि ये जो इंडस्ट्री है ये सिर्फ फिरोजाबाद नहीं, इसके एक्सपेंशन के प्रयास की सोच चतुर्वेदी समुदाय के लोग कर रहे थे। बाद में चंदवार से आए हुए हरप्रसाद जी के परिवार ने भी, हरप्रसाद जी ने फिरोजाबाद में, जो कि सुशील चंद जी के परिवार के भांजे होते थे एक तरह से, उन लोगों ने भी आके यहां कांच का काम किया और बाद में उसको काफी बढ़ाया। हाथरस से अमरनाथ जी ने आके, उन लोगों ने भी कांच का काम किया जो सुशील चंद जी के दामाद थे। सुशील चंद जी के लड़के सुबोध चंद जी, प्रदीप जी तो एयरफोर्स में चले गए थे, दूसरे सुधीर चंद जी और मेरे पिताजी अशोक चंद जी, इन लोगों ने भी कांच का कारोबार किया। और 1960s के दशक में अशोक चंद जी ने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में
हॉलैंड से आने वाले काले विट्राइट ग्लास को हिंदुस्तान में बनाना शुरू किया, जिससे विदेशी मुद्रा की भी बचत का काम होता है और एक स्वदेशी का काम जारी रहता है। जापान से आने वाले प्लास्टिक ग्लास को बनाना शुरू किया। इस किस्म की कई बातें हैं जो कि आधुनिक काल में फिर आ जाती हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि इंडस्ट्री में फिरोजाबाद के लोग काफी प्रयास कर रहे थे, ट्रेडिंग में और इलाकों के लोग भदावर विशेष के काफी प्रयास कर रहे थे। एक कांच और सिलिकेट से संबंधित इंडस्ट्री हम लोगों को आगरा में भी देखने को मिलती है। आगरा के जब उद्योगों के कुछ लोगों की बात करेंगे तो उसको हम अपने अगले एपिसोड्स में आपसे चर्चा करेंगे। आगरा का विशारद जी के परिवार का उन लोगों की चर्चा हो चुकी है। होलीपुरा से बहुत से लोग थे। तो मतलब चतुर्वेदी समुदाय में क्या हो रहा था कि सिविल सर्विसेज में भी लोग जा रहे हैं, राजे रजवाड़ाओं की सेवा में भी जा रहे हैं। मैं आगे आपसे चर्चा करूंगा, उन लोगों की भी चर्चा करूंगा जो मथुरा से कन्नौज गए और कन्नौज से मेवाड़ गए, और एक ऐसा राजकुमार मुगलों का जो कि यात्रा पे जा रहा था तो उसको किसी चतुर्वेदी महानुभाव ने पैसे दिए हैं और वो राजकुमार बाद में हिंदुस्तान का बादशाह बना। वो किस्सा क्या है आगे के किसी एपिसोड में आपको बताएंगे। ऐसे भी चतुर्वेदी समुदाय के लोग हैं जिन्होंने जयपुर के महाराज के यहां शिक्षण का काम किया है। दीवान कई राज्यों में, रीवा में रहे फिरोजाबाद के दीवान बहादुर जानकी प्रसाद जी, कोटा में सर रघुनाथ दास जी, छतरपुर में बनारसी दास जी जो कि रायसा पूरन मल जी के लड़के थे, और न जाने कितने स्थानों की बातें हैं जो समय समय पर चर्चा होगी। मेरा आपसे कहने का मतलब यह है कि जो माथुर चतुर्वेदी ब्राह्मण समुदाय है, इसने समय के हिसाब से अपने अंदर प्रोग्रेसिव परिवर्तन किए, समय के अनुकूल अपने को ढाला और साथ में अपनी मूल भावना, आत्मसम्मान, विद्वता ये सब कायम रखी। इसीलिए चतुर्वेदी किसी भी क्षेत्र में होंगे, किसी भी स्थान पर होंगे, बट वो आज भी अपनी पहचान बना लेते हैं। हमें गर्व होना चाहिए कि हम ऐसे समुदाय में जन्म हमने लिया है। आगे के एपिसोड्स में मैं राजस्थान में जो चतुर्वेदियों के बातें हैं उनकी आपसे चर्चा शेयर करूंगा, और जगह के चतुर्वेदियों की भी शेयर करूंगा। ये भी मैं आपसे बताना चाहूंगा कि जैसे मैंने पहले चर्चा की, ट्रेडिंग है, इंडस्ट्री है। हालांकि ये बात 1960 के दशक से शुरू होती है, लेकिन इटावा के चुन्नीलाल जी के छोटे लड़के नरेश चंद जी जो कलकत्ता और फिर दिल्ली आके रहने लगे, उन्होंने एक्सपोर्ट में शुरू किया। उस जमाने में कई देशों में व्यापार के लिए जाना। चतुर्वेदी लोग जा तो 20वीं सदी की शुरुआत से रहे हैं, लेकिन पढ़ने जा रहे हैं, फिर अलग अलग तरह की पढ़ाइयां करने जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने व्यापार के लिए जाना शुरू किया। इसके पहले नरेश चंद जी ने काफी किया, उनकी चर्चा फिर करेंगे। इसके पहले घनश्याम दास जी जो कि बिरला ग्रुप में थे, वो महीनों विदेश रह रहे हैं। बिरला लोगों का जब एम्पायर बन रहा है तो उसमें साथ में है, उनके विषय में चर्चा करेंगे। डिफेंस सर्विसेज में चतुर्वेदियों का बड़ा बहुमूल्य योगदान है, बड़े बड़े पदों पर लोग पहुंचे हैं। सिविल सर्विसेज में, पुलिस सर्विसेज में बड़े योगदान है। रॉ के भी चीफ रहे हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी भी रहे हैं, न जाने कितने पदों पर चतुर्वेदी लोग रहे हैं। राजे रजवाड़ों में, इंडिपेंडेंट इंडिया में, मुगल पीरियड की जमींदारी में। तो ये जो समुदाय का इतिहास है, ये एक तरीके से अपनी निरंतरता बताता है कि जैसा परिवर्तन देश काल परिस्थिति का हो रहा है, उसके अनुरूप अपने को ढाल के ये समुदाय अपनी रेलिवेंस बनाए हुए है। बहुत से विषयों में आगे फिर चर्चा करेंगे। यहां मैं आपसे वही बात फिर दोहराऊंगा कि यदि आपको ये चर्चा अच्छी लगी तो इसको आगे शेयर करिए, क्योंकि ये खाली चतुर्वेदी समुदाय से ही संबद्ध बात नहीं है। ये जो देश का इतिहास करवट ले रहा है तो उसमें कदम से कदम मिला के ये माथुर चतुर्वेदी ब्राह्मण समुदाय के लोग चल रहे हैं। कहीं ना कहीं उस देश के इतिहास में हम भी साथ में हैं। इसको शेयर करिए,
इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो आप पर जानकारी हो यदि आप मुझसे शेयर करेंगे, क्योंकि ये मैं आगे के कुछ एपिसोड्स के बाद ये वाली सीरीज कंक्लूड करूंगा, तो अगर तब तक जो जानकारियां मुझ पर आ जाएंगी वो मैं जरूर शेयर करूंगा। आखिर में एक बात आपसे और कहूंगा, इतिहास खाली वो नहीं होता है जो कि मालूम होता है, इतिहास तो वो भी है जो हमें मालूम नहीं है। जिनकी चर्चा हुई वो भी इतिहास है, जिनकी चर्चा नहीं कर पाए, हमें मालूम नहीं था इसलिए, वो भी इतिहास है। और हर व्यक्ति का अपना अपना महत्व है। तो इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सहेजें, समेटें इस इतिहास में। लेकिन इतने बड़े काबिल लोगों के समुदाय को कुछ एपिसोड्स में बांध लेना, ये मेरी शक्ति की बात नहीं है। लेकिन हां, मुझ पर जितना बन पड़ेगा उतना प्रयास करूंगा, वो भी आप लोगों के सहयोग से। इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। आप सभी को मेरा पाला।